बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी बकरीद की ये ट्रांसमिशन ईद ईसार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप सबको इस बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद, यानी ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग आज पहले दिन की कुर्बानियों से फारिग होकर, और जाहिर सी बात है ईद का दिन होता है, एक जश्न का समा होता है, कहीं दावतें चल रही होती हैं, कहीं खाने चल रहे होते हैं, कहीं बारबेक्यू चल रहा होता है। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ एक चीज जो हर घर में चल रही होती है वो है टीवी, यानी टेलीविजन सेट। और उस टेलीविजन सेट पे हम आपके साथ आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, यानी आपके घर का हिस्सा होते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हम ये ट्रांसमिशन आपके सामने लेकर आए हैं, और इस वक्त मैं आपको इस ई ट्रांसमिशन के साथ ज्वाइन कर रहा हूं। आपको बताते चले हमारी इस ई ट्रांसमिशन में बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट हैं, क्योंकि सेहत इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला रहा कोरोना का, कोविड का, तो सेहत के मसले जब होते हैं तो जाहिर सी बात है ईद डॉक्टर्स के बगैर जो है ना कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए हमने डॉक्टर्स भी इनवाइट किए हैं, साथ साथ पॉलिटिशियंस। आप जानते हैं कि इस वक्त जो भी बात की जाए, यानी चाहे कराची के हालात हों या कोरोना हो या बारिशें हों, इन तमाम चीज़ों में जो एक चीज़ डिस्कस होती है वो होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस भी हमने इन्वाइट किए हैं। लेकिन इससे पहले अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करें, मेरे साथ जो कीबोर्ड इस पर मौजूद हैं उनका सबसे पहले तारुफ कराऊंगा। बहुत ज़बरदस्त कीबोर्ड बजाते हैं और माशाल्लाह ऐसी म्यूजिक देते हैं जो कि वाकई इस ओकेजन के लिहाज से होती है। हमारे साथ मौजूद हैं शानी। अस्सलाम वालेकुम जी। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे साथ बहुत अच्छे सिंगर मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के जो मशहूर मारूफ सिंगर्स हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी, उनकी आवाज़ में गायकी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, नाम भी इनका ऐसा है जो कि अपने वक्त के एक बहुत बड़े सिंगर रहे हैं, अखलाक अहमद, मेरे अपने पर्सनल फेवरेट। तो ये उनके हम नाम है, यानी हमारे साथ मौजूद है अखलाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इसके अलावा अब जो आज की मेरी पहली मेहमान हैं, इनका ताल्लुक जो है मेडिसिन की फील्ड से है। अमेरिका में इन्होंने स्पेशलाइजेशन की, और बड़ी बात यह है कि हालांकि कहा यह जाता है कि डॉक्टर्स अगर अमेरिका में काम कर रहे हो ना, तो पैसा कमाने की जो लिमिट है, स्काई इज द लिमिट, यानी अगर आप आसमान को देखेंगे तो ये लिमिट होती है पैसे कमाने की। लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अमेरिका से स्पेशलाइज करके, और जिस वक्त वो बहुत अच्छा अर्न करने के उस पर आते हैं तो उस वक्त अमेरिका को तर्क कर देते हैं और अपनी फैमिली के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए तमाम चीज़ों को ठोकर मारकर अपने वतन वापस आ जाते हैं। अमेरिका में स्पेशलाइजेशन के बाद ये पाकिस्तान शिफ्ट हुई, यानी रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, जिसमें तमाम चीज़ें आती हैं, एक्सरेज हैं, सीटी स्कैनिंग है, MRI है, अल्ट्रासाउंड है, ये तमाम चीज़ें इस स्पेशलिटी में आती हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का आपने नाम सुना होगा, उसकी ईस्ट की ये इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह ईसा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराह, खुश आमदीद कहते हैं, ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक टू यू एज वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। वेलकम। और नाज़रीन, हमारी जो आज की दूसरी गेस्ट हैं, खास बात आपको ये बताऊं कि ये बहुत वोकल होने के साथ साथ यानी जो खवातीन बहुत एक्टिवली हमारे पार्लियामेंट में रोल अदा कर रही हैं उनमें से हैं। यानी आप ये सोचें कि वैसे ही ऐवान को समझा जाता है कि शायद जहाँ मर्दों की इजारादारी हो, वहाँ पे एक खातून जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करे, पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करे, और पार्टी को भी बड़े अरसे से रिप्रेजेंट करती चली आ रही है। यानी जब इनका नाम MNA में अनाउंस हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि चलें ठीक है, पार्टी ने कम से कम अपने ऐसे लोग जो कि एक अरसे से पार्टी को एडवोकेट कर रहे थे उनको भी मौका दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब नुसरत वाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एक तरफ मेडिसिन, रेडियोलॉजी का इतना ड्राई शोबा, दूसरी जानिब मौसीकी, और पहले तो नात हम ये सारी हमने सुनी, लेकिन फिर बाद में अंदाजा हुआ कि अब बाकायदा तालीम हासिल करती हैं म्यूजिक की, और अब पहले एक आपकी हम रिलीज हुई और उसके बाद अब एक बाकायदा प्रॉपर सॉन्ग रिलीज हुआ है सखीरी, जो हम दिखाएंगे भी नाजरीन को। क्या कहेंगी? बस आई थिंक बुलंद, बचपन से मैं गा रही हूँ। सुहेल राना के प्रोग्राम से मैंने शुरू किया था, निसार बजनी साहब से मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद ज़ाहिर मेडिसिन में आपको पता है हम सबको मेडिसिन करने का, पांचों के पांचों मैं और मेरे भाई सब डॉक्टर्स बने। उसके बाद थोड़ा सा म्यूज़िक बैक बर्नर पे चला जाता है, क्योंकि आप प्रोफेशन और हमारी फैमिली में एजुकेशन नंबर 1 पे आती है ज़ाहिर है। तो बहुत ऐसे जब स्पेशलाइजेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, तो फिर अब अपने लिए थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इतनी स्ट्रेस में आई थिंक
एक हॉबी जरूर होनी चाहिए जो इंसान परसू करे। बस ये कि मेरी थोड़ी सी प्रोफेशनल हॉबी हो गई है ये अब तो, और आई इंटेंड टू डू इट प्रोफेशनली एज वेल। तो ऐसे कि अब कर रहे हैं तो हर चीज अच्छी तरीके से टाइम निकाल लेती है मेडिसिन से गाने के लिए, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज। हाँ, रियाज की जरूरत होती है, घंटों लोग सुबह उठ के, यानी जो आपकी प्रैक्टिस का टाइम होता है सिंगर को वो टाइम रियाज के लिए चाहिए होता है। एक्चुअली सुबह फजर के बाद 1 घंटा मेरा रियाज का होता है। उसके बाद बस नाश्ता वाश्ता करके जो भी बच्चों को देख के तो फिर उसके बाद जो है वो काम शुरू होता है। और फिर रात में जब मैं वापस आती हूँ, बच्चे सो जाते हैं 8 बजे टाइम पे, तो उसके बाद फिर मैं अपना जो मेरा टाइम होता है म्यूजिक का या जो भी तो ट्रेनिंग का, तो फिर वो चलता है। इस तरह से मैं मैनेज करती हैं। ठीक है नुसरत वाहिद साहिबा, कैसा गुजरा आज का ईद का दिन? क्या मसरूफियात रही? घर वाले परेशान नहीं हो जाते कि मतलब एक खातून का काम होता है कि वो घर की चीजें संभाले, बकरीद में बड़े काम होते हैं, खाना पकाना, शीर खुरमा, ये वो, लेकिन आपकी सियासी मसरूफियत से आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा मसरूफियत होगी, वरना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ घर और बच्चों को दी है ऑलमोस्ट। मतलब जॉब भी मैं इस तरह करती थी, मैं लेक्चरर थी, इस्लामाबाद में पढ़ा रही थी इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन उसको भी मैं उस वक्त टाइम दे पाई जब मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हो गए, क्योंकि मेरा ये एक मिशन था कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, किसी माई के ऊपर नहीं छोड़ना, किसी मासी के ऊपर नहीं, मेड के ऊपर नहीं छोड़ना, और ख़ुद करना है इनका। तो बाकी काम के लिए दुनिया मौजूद है, लेकिन बच्चों के लिए मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। अच्छा। तो इसलिए बच्चों के साथ लगी रही करती रही सब। मतलब आप ये समझेंगे स्कूल जाने से पहले वो मुझसे कभी अलग नहीं हुए थे, इतना ज़्यादा मेरी अटैचमेंट। कितने साल सियासत को दिया आपने? मैंने 2009 में ज्वाइन किया। तो अब आप 11 साल सियासत को? 11 साल हो गए, और ये उस वक्त है जब बच्चे मेरे बड़े हो गए थे। अच्छा। दोनों बड़े बच्चे जो थे वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, और जो छोटा था वो बोर्डिंग में था यहीं पे, और अकेली थी मैं, हस्बैंड काम कर रहे थे। एक नॉर्मल एक बड़ा वो रिलैक्सिंग टाइम था मेरे लिए कि मैं ज्वाइन कर सकती थी। औरत की तरह इंसान ईद मनाता है, एक आप एज MNA 2 साल से ईद मना रही हैं, क्या डिफरेंस है? नहीं, देयर इज नो डिफरेंस पहले की ईदों में और अब की ईदों में। नहीं, बस ये कि थोड़े गेस्ट ज्यादा हो गए, सियासी लोग ज्यादा हो गए जो मिलने आते हैं, या हमें जाना पड़ता है उनसे मिलने। अदरवाइज इट्स वन एंड द सेम, क्योंकि एक रात पहले शीर बनानी, और सुबह के जब नमाज पढ़ने जाते हैं मर्द हजरात, तो उससे पहले उन्हें शीर पेश करना, या नमाज पढ़ के आके सबसे पहले वो शीर खाते हैं, उसके बाद फिर एक पुलाव होता है, कबाब होते हैं, ये वाली चीज़ें ये मैं शुरू से खुद करती हूँ। अच्छा। कि घर में बेशक है हेल्प है जो मर्जी, लेकिन ये चीज़ें मैंने ही बनानी है। अब एक्चुअली हम एक दिन पहले पहुँचे, यानी आज ईद है ना, तो 2 दिन आप समझ लें, एक बीच का दिन गुजरा और उससे पहली वाली रात को हम इस्लामाबाद से पूरे महीने बाद, क्योंकि 2 दफ़ा वीकेंड पे हुआ कि जाना है, वो इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि सबने कहा कि नहीं मत जाओ, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो बेहतर है यहीं पे रहो। तो पूरे महीने बाद वापसी हुई है। अब वापस आके तो वो तो सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हुई है मेरे हिसाब से। कर तो रहे हैं, घर तो चल रहा है माशाल्लाह, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो एक अपनी सर्विलेंस में चीज़ हो रही होती है वो नहीं है। तो वो एक दिन तो इसी में लग गया कि अब क्या करना है, कैसे करना है, ये वो। तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से हो गया बिल्कुल। हाँ, वैसे ही जैसे नॉर्मल होता है कि आपने शीर बनानी है बना लीजिए, बाकी जो करना है पुलाव बनेगा या व्हाटएवर जो भी चीज़ खानी है। कुकिंग करती हैं आप खुद? वाकई मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन करती हूँ। ईद वगैरह के हाथ लगा लेती हैं ताकि ये हो जाए कि आपने बना नहीं, मैं बाकायदगी से बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। मतलब मैंने एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैंने सीखी कब है कुकिंग। हमारी इस्तांबुल पोस्टिंग हुई मेरे हस्बैंड की एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे 1 साल लगा यहाँ से कुक के वहाँ जाने में, कागजात बनने में। तो वो जो कागजात नहीं बने, तो वो मेरा तजुर्बा हुआ उसमें। इस्तांबुल कितने अरसे रहना हुआ? 4 साल। 4 साल। अच्छा, इस्तांबुल बहुत खूबसूरत है, लवली मेमोरीज है, लवली, बहुत जबरदस्त। आपका जाना हुआ है इस्तांबुल? हाँ बिल्कुल, काफी दफा। अच्छा, और अब तो आया सोफिया जो उन्होंने मॉस्क खोल दिया और वहाँ बाकायदा बाजमात नमाज की लगती थी, मतलब जो मर्जी उसको नाम दे देते, वो लगती मॉस्क की थी। चारों नाम लगे हुए, अली, मोहम्मद, अबू बकर, उमर। तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है मैडम, एक ऐसे मुल्क में बाजमात नमाज के लिए एक ऐसे म्यूजियम को, जो कि 500 साल तक चर्च भी रहा हो, बिल्कुल, हालांकि डॉक्यूमेंट्स में मस्जिद है शुरू से, लेकिन जाहिर सी बात है अब इस सिनेरियो में जबकि टर्की का पूरी दुनिया से
टर्की का पूरी दुनिया से कॉन्ट्रैक्ट यानी जो एग्रीमेंट है वो खत्म होने जा रहा है 2022 में, तो एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है सल्तनत उस्मानिया के बाद फिर मॉडर्न टर्की। और अब वो 100 साल गुजरने के बाद अब लोग वेट कर रहे हैं कि क्या वाकई ये मॉडर्न टर्की ऐसे ही रहेगा, ये दोबारा से अब सल्तनत उस्मानिया की तरफ इसकी कन्वर्जन होगी। तो बहुत बड़ी एक जो वो है मतलब आपका कहाँ घूमना रहा है, किन किन ममालिक में? बुलंद आई थिंक बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि काफ़ी जगह घूम ली, बस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ अभी तक जाना नसीब नहीं हुआ क्योंकि किबले का रुख उसी तरफ होता है, यूरोप जाएं यूएस जाएं तो उस तरफ बस अब इंशाल्लाह इस दफ़ा प्लान है जाने का, जब इंशाल्लाह फ्लाइट्स तो खैर खुल गई हैं लेकिन सेफ्टी इज फर्स्ट, तो ज़ाहिर बच्चे भी हैं साथ, तो यू नो बच्चों को तो आप इतना नहीं, आप तो अकेले भी ट्रैवलिंग कर लेती हैं? हाँ कर लेती हूँ समटाइम्स, इतना मजा नहीं आता मुझे बच्चों के बगैर, लेकिन फैमिली के साथ ज्यादा एंजॉय। ज़ाहिर कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं बंदा, ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हर शख्स ने 2020 में ही बाहर जाना प्लान किया हुआ था, जिससे बात कर रहा हूँ हर शख्स ये कह रहा है यार 2020 की प्लानिंग थी, बस जाना था। और ये मैंने तो टिकट भी लिए हुए थे और लंबे चौड़े टिकट से, मुझे इस दफा मैंने सोचा था मैं अपनी मदर के साथ ना, उन्होंने रोम नहीं देखा, उनका रोम मिस हो गया समाओ, तो उन्होंने कहा कि मुझे बस मैंने पूरा यूरोप देख लिया समाओ, रोम मेरा मिस हो गया है, तो वो मेरा प्लान था अम्मी के साथ यूरोप ट्रैवल करने का, तो वो पेंडिंग में चला गया, इसकी वजह से टिकट सारे ले लिए थे सब। आप यहाँ कोरोना के मरीजों के इलाज करने में हाँ, फिर फ्रंट लाइन पे वी वर फॉर्चुनेट, वी वर ऑन द फ्रंट लाइन। आपको पता है डॉक्टर फरहानीसा का जो काम है वो यू नो जितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते थे टू बी ऑन द फ्रंट लाइन टू हेल्प आउट पीपल, टू बी यू नो ऑफरिंग द टेस्टिंग एट रिड्यूस्ड रेट्स, और घरों से पिक करने सैंपल्स, हमारे स्टाफ ने बहुत साथ दिया ईसा लैब में, और आई थिंक बहुत एक तरह से रोल मॉडल बनना सबके लिए कि कोरोना को हम फेस पे डील करते हैं डेली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल हो गया आई थिंक बुलंद के हम लोग माशाल्लाह सेफ हैं, काफी बेहतरी आ गई। अच्छा बहरहाल हम ये तमाम बातें करते रहेंगे, यहाँ मैं नाजरीन को आपका गाना भी दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल जरूर। जो नाजरीन अभी रिलीज हुआ है और बड़ा जबरदस्त गाना है, आप खुद हैरान होंगे कि एक रेडियोलॉजिस्ट, एक इतनी अच्छी डॉक्टर के साथ साथ ये बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। तो आइए इनका गाना देखते हैं, उसी से हम ब्रेक पे चले जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इनसे लाइव सिंगिंग करा के सुनेंगे भी, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि वाकई गाती हैं। ठीक है, छोटा सा वक्फा, और वक्फे से पहले आपको ये गाना दिखाते हैं। लगाए
जिसके पिया संग बीते सावन, उस दुल्हन की रैन सुहागन, जिस सावन में पिया घर नाही, जिस सावन में पिया घर नाही, आग लगे उस सावन को, अरे सखी मोरे पिया घर आयो, अरे सखी मोरे पिया घर आयो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ईद नशरियात ईद ईसार के साथ। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरा ईसा और हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुसरत फाइद साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये सॉन्ग सुना होगा डॉक्टर फरा का, सकीरी, बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है। अब इनसे कुछ हम बात करेंगे मेडिसिन के हवाले से और डॉक्टरी के हवाले से भी कुछ बात करना चाहेंगे। मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या समझती हैं, कोरोना पे पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया है, हालात बेहतर हैं या अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एहतियात करनी चाहिए? बुलंद, इस वक्त थोड़ा सा कोरोना का स्पाइक कम हुआ है डेफिनेटली, लेकिन कोरोना फिर भी पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो इतने मूजी नहीं है कि डेथ्स जिनसे हों, तो लोग जो है जल्दी रिकवर कर रहे हैं उससे, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और ये कि बस अब ईद जैसे आज चल रही है तो इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि मिलना जुलना होगा तो पॉसिबल है कि कोरोना के केसेस राइज होंगे, तो अभी ज़रूरी है कि हम लोग सारे प्रोटोकॉल्स करें और हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करें, क्योंकि देखें अभी चाइना में भी जैसे स्पाइक आ गया था दोबारा, जैसे उन्होंने ओपन किया, तो हमें अभी भी केयरफुल रहना है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती और वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक हमें ये प्रॉब्लम रहेगी कोरोना वायरस की। अच्छा जी, अभी मजीद केयर करने की जरूरत है, मतलब बिल्कुल केयर करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का इलाज तो नहीं है ना, तो जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती और ये कि मुकम्मल तौर पे तो कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा रहेगा, क्योंकि कोरोना तो आपको पता है ना कि वैसे भी नॉर्मली भी एग्जिस्ट करता था इससे पहले भी, लेकिन ये कि इतना ऐसा फॉर्म नहीं था जो हमें कोविड-19 नहीं था, कोरोना वायरस इन जनरल मौजूद, कोरोना वायरस तो मौजूद था, लेकिन ये कि जो कोविड-19 का जो है इसकी भी टाइप्स हैं, आपको पता है, कुछ बहुत लीदल हैं, कुछ वो हैं बच्चों में, जैसे आजकल मल्टी ऑर्गन फेलियर का आ रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत हमें केयरफुल रहना है, जाहिर है। और आइंदा जैसे हम लोग मिलेंगे तो जाहिर है ये चीजें फैलेंगी, क्योंकि हम लोग क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी हमें पता है कि टेस्टिंग थोड़ी कम हो गई है, लोग कहते हैं कि कोरोना सभी को हो रहा है तो अब किस कौन कौन टेस्ट कराए, तो इस वजह से भी नंबर हमारा कम दिख रहा है, लेकिन जो केसेस हैं वो आते हैं पॉजिटिव, ऐसे आ रहे हैं पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे। नुसरत भाई साहिबा, कभी सिंध में लॉकडाउन होता है तो वफाक की तरफ से मुखालफत होती है, सिंध में खोलते हैं तो वफाक पंजाब 3 दिन पहले बंद कर दिया जाता है। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, नहीं कंपटीशन नहीं है। तो आप इसको क्या कहेंगी कि सिंध में अगर ज्यादा लॉकडाउन किया जाता है तो कहा जाता है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाओ, और अब जबकि कोरोना वैसे नजर आ रहा है कि बेहतर है, ठीक है, तो आप पंजाब की सारी मार्केट्स 3 आपकी हुकूमत है ना? बिल्कुल हमारी हुकूमत है। हाँ। नहीं, इसमें देखिए ये इसलिए नहीं है कि सिंध हुकूमत ये कर रही है तो पंजाब ये कर रही है, ये दे आर इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस, और उसमें उनके जो चीफ मिनिस्टर फैसला करते हैं और उनकी काबीना जो फैसला करती है वो अमल कर रही होती है, ये नहीं कि एक दूसरे की देखा देखी हो रहा होता है। अब सिंध में जिस तरह इन लोगों ने बेहतर समझा कि हम टोटल लॉकडाउन कर दें,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने शुरू से यही बात की कि टोटल लॉकडाउन हमारा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ पे 25% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? बिल्कुल ठीक है। डेली बेसिस पे उन्होंने अर्न करना है और फिर अपने फैमिली को खिलाना है, तो वो किस तरह करेंगे? इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन की बात की। अब जो 3 दिन है वो इसलिए किया है कि आपको पता है कि हमारे पास एक तजुर्बा हो चुका है ईद उल फितर का। आपने देखा लोग किस तरह निकले जिम्मे गफीर की सूरत में, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कैद से उनको निकाल दिला दिए, या वो कश्मीर के कर्फ्यू ज़्यादा लोग थे और उन्हें निकाल दिया और वो बाजार में भागे जा रहे हैं। कि मतलब लिटरली वो क्राउड देख के ऐसे लग रहा था कि वाकई किसी ने इनको कैद किया हुआ था और ये निकल गए, हालांकि उनके अपने बेनिफिट के लिए था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक तो एनिमल का इस दफ़ा है कि उनकी कुर्बानी करनी है, वो वैसे ही डेंजरस है इंसानी सेहत के लिए। जब आप मंडी में जाते हैं और वहाँ, तो ये मेरे ख्याल में कहीं बेहतर है कि आप 3 दिन का लॉकडाउन कर लें और बहुत बड़े क्राइसिस से बच जाएं। आप समझते हैं कोरोना आपकी हुकूमत के लिए मुश्किल यानी मुश्किलात का सबब रहा है, या हुकूमत को एक शील्ड मिल गई कोरोना की वजह से? जो काम खराब हो उसमें बड़ा आसान एक बहाना ये आ जाता है कि कोरोना है। नहीं, आप मतलब सियासी गुफ्तगू ईद के प्रोग्राम में होनी नहीं, लेकिन आप सियासी शख्सियत बैठी है तो ठीक कोई ना कोई बात ठीक है, आई कैन रिप्लाई कि ऐसी बात नहीं है कि शील्ड के तौर पे देखें। हमारी जब हुकूमत जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से हमारे पर क्राइसिस है, ऐसा नहीं कहती है हर हुकूमत की है, लेकिन लिटरली जो हमारे हालात थे, हमारे पास इकॉनमी उस हालत में थी कि एक एक इदारा जो है 100 अरब के नुकसान से चल रहा है, तो उसको किस तरह ओवरकम किया जाए वो करने की कोशिश की। बहुत मुश्किल हालात पेश आए। अब आके 2-4 महीने मेरे ख्याल में पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब हमारी इकॉनमी स्टेबल हो गई है, अब इंशाल्लाह हम लोग जो कर्जे उतार चुके हैं उसको और ज़्यादा तेज़ी से उतारेंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना ने तो बड़ी बड़ी इकॉनमीज को बिल्डोज किया है ना, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है कि आप देखें माइनस पता नहीं कितने कितने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे डेथ्स देखें और उनकी इकॉनमी देखें कितने -13 -12, हम तो फिर भी -1 पे रहे। ये बहुत बड़ा हमें अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, और जो आप समझेंगे पॉलिसी मुरतब की गई उसका रिजल्ट है ये। अच्छा। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी की शील्ड लेने की कभी कोशिश की है कि कोरोना शील्ड बन गई या उससे पहले कुछ और शील्ड बन गई। कोशिश बेइंतहा हो रही है, और आप यकीन करें आपका प्राइम मिनिस्टर वो आदमी है जो 16-16 घंटे काम करता है, मतलब उन जैसा हार्ड वर्कर शायद ही कोई हमें कभी मिला हो। लोग तो सुना है मीटिंग होती थी और जब मीटिंग खत्म हुई तो पिस्ते कहाँ से आए हैं, बड़े अच्छे सैंडविचेस कहाँ से आए हैं, मतलब इस किस्म के हालात होते थे। प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं 16 घंटे और भी लोग नहीं, बाकी लोग भी कर रहे हैं तो इकोनॉमी बेहतर हो रही है ना, बाकी चीजें बेहतर हो रही हैं। आप ये देखेंगे फॉरेन ऑफिस हमारा कितना काम कर रहा है, या वो जुल्फी बुखारी का महकमा जो है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, पोस्ट ऑफिस कितना अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो वाकई दिल जमी से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ थोड़ी सी आप ये समझें कि एक तो हम लोग नए हैं, जाहिर है, समझे नहीं बल्कि नए हैं। अब मेरे जैसा बंदा जिसका पॉलिटिक्स से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ इस उसमें कि एक इंसान ऐसा नज़र आ रहा है जो वाकई मुल्क के लिए सिंसियर है और वो काम करना चाहता है, मुल्क की तकदीर बदलना चाहता है। इस तरह के लोग बहुत सारे आए, पढ़े लिखे लोग पहली दफ़ा दाखिल हुए इसमें सियासत में। तो हम लोगों के पास तजुर्बा तो नहीं है, हुकूमत चलाने का तजुर्बा तो नहीं है ना। मैं तो बार बार ये बात करती हूँ कि अगर मुझे मिनिस्टर बना देंगे तो मैंने तो बेड़ा गर्क करना है। तो इस तरह के बहुत सारे और लोग होंगे, इसलिए हम मिनिस्टर बन चुके हैं। नहीं, जो टेक्नोक्रेट्स और दूसरे लेके आए हैं वो लोग बेचारे वो हेल्प आउट कर रहे हैं, तो उसमें पॉइंट आउट होता है कि जी आप ये कर रहे हैं, हमारी जमात के थे, ये तुम्हारी है तो पाकिस्तानी ना, जिस भी जमात के थे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। चले अच्छा सीख जाएंगे थोड़े साल, वो तो सीख गए, 2 साल इज इनफ। अब माशाल्लाह सीख चुके हैं हमारे लोग, 2 साल में सीख गए हैं। अब ये भी नहीं कहा जाएगा कि अभी 2 साल ही हुए हैं। नहीं, इंशाल्लाह अब बेहतरी की तरफ चलेंगे हम। अब बेहतरी की तरफ, यानी अब तक बेहतरी नहीं थी, बेहतरी हो नहीं सकती थी। आप ये देखिए ना किस तरह होती, कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि जिससे वो फेरते और सब कुछ, लेकिन अब इंशाल्लाह होगा, बिल्कुल होगा। सियासत से भी दिलचस्पी है? बिल्कुल भी नहीं। फिर वोट किसको डाला आपने?
या नहीं डाला? ये नहीं, मैंने ये नहीं secret डाला है? वाकई, नहीं, आई डिडंट। क्यों आप जैसे अगर समझदार लोग वोट नहीं डालेंगे? आई वाज इन बिटवीन कंट्रीज, तो मेरा मिस आउट हो गया वो। आप शिकायत करने का हक रखती हैं कि काम नहीं हो रहा है, नहीं, जब वोट ही आपने नहीं दिया तो फिर क्या? हाँ, शिकायत रखने का हक तो फिर नहीं होना चाहिए वैसे। हाँ। लेकिन मैं ये समझती अब अगर वोट डालेंगी, कास्ट करेंगी, बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो किसको वोट देंगे? बात ये देखो बुलंद, आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि जो भी शख्स मुझे ऐसा लगे कि जो पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहा है वही वोट का हकदार है। जो मैं बड़ा काम कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। बस सर, आपको सैल्यूट है हमारा। हम तो चाहते हैं मैं भी उठ के खड़ा हो जाऊंगी, मुझे भी वोट दे दो। मेरा पक्का है वोट एक वोट तो मेरा पक्का है और बुलंद को, लेकिन मेरी अपनी फैमिली के साथ साथ एक जो वोट ज्यादा होगा डॉक्टर फराह का। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं भाई। ये तो एक्चुअली पहली बात तो ये कि आई थिंक बहुत जो चीज चेंज हुई है, आई थिंक वो ये है कि वाकई जो पढ़े लिखे लोग थे वो मतलब इस तरह आप पाकिस्तान तहरीक साहब के साथ हैं? आई वुड एक्चुअली नॉट से कि मैं किसी के साथ हूँ, लेकिन मैं ये कहना भी नहीं चाहती कि साथ हैं, लेकिन दिल से आप पॉलिटिक्स में देखो बुलंद, आई डोंट रियली थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज सो मच मोर स्टफ फॉर अस टू थिंक अबाउट, बट द थिंग इज आई नो एज अ पैट्रियोटिक सिटीजन आई विल वोट फॉर समबडी जो कि मैं समझती हूँ। अब जरूरी थोड़ी है मेरी चॉइस अच्छी हो, यू नो, उस वक्त के लिए एट द मोमेंट जो अच्छा, हर शख्स की अपनी चॉइस होती है, अच्छी हो या ना हो वो एक और बात है। यू नो, आई डू फील कि पढ़े लिखे लोग इस दफा गवर्नमेंट में आए, जिस भी इसमें आपका ज़माना अच्छा था। I am very fond of him, yeah, definitely. मुझे आपके because you know I am from a military background too. उसमें नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। देखिए, जो भी मुल्क को आगे की तरफ लेके जाएगा उसमें हम भी हो सकते हैं बुलंद। आई थिंक जितना अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे भी मैं गई हूँ एज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, कि चाहे वो रेडियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, चाहे वो सिंगिंग में मैं कनाडा में अवार्ड क्यों नहीं जीत के आई, मैं लॉस एंजलिस गई अपना के कॉन्फ्रेंस में सिंगिंग करने के लिए, हालांकि मैं खुद उसकी मेंबर भी हूँ और डॉक्टर भी उसके साथ साथ। तो इट इज अबाउट यू नो वी आर हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। तो हम हर एक शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये क्यों कहते हैं कि वो हुकूमत ने दरवाजा खोल दिया, यू नो, लॉकडाउन कर लिया तो सब भाग गए। ओ भाई, इंसान जो लोग हैं सिटीजन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको भी तो हुकूमत जो है बेबी सिटर्स हैं क्या? मैं कहती हूँ अब बता के बुलंद आपके प्रोग्राम में कितनी दफा है, बिल्कुल बताओ भाई सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क पहनो, अब बाहर निकले वही सिचुएशन है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मतलब हम लोग की कौम जो है ना, लातों के भूत है हम। अच्छा, बातों से हम नहीं मानते, बातों से नहीं मानते, वाकई हम लातों की भूत है, जिसके वजह से हमें लातें लगती रहती हैं। लेकिन मैं समझना चाहिए इससे पहले कि लात पड़ जाए, आपको खुद समझ लेना चाहिए। हाँ, लेकिन खुद समझना चाहिए, क्योंकि शऊर जब बेदार होगा कौम में, यू नो, आई थिंक क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट मेरा रोल है, मैं ये समझती हूँ कि मैं लीड करती हूँ औरतों को बोथ एट वर्क एंड बोथ इन म्यूजिक राइट नाउ। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर फराह आप इतना आप पैसे कमाती हैं, या आप इतना मतलब माशाल्लाह वेल इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, तो आपको गाने की क्या जरूरत है? तो भाई बात जरूरत की नहीं है, बात ये है कि पैशन है, शौक है। पैशन के अलावा ये कि बुलंद औरत जो चीज डिसाइड करेगी कि क्या चीज उसके लिए क्या क्या काम वो कर सकती है, जो काम वो चाहे वो कर सकती है। और हम पाकिस्तानी औरतें किसी से कम नहीं है। और इट डजंट मीन दैट अगर मैं प्रोफेशनली आई एम एट द टॉप ऑफ माय प्रोफेशन, आई कैन नॉट बी ऑन टॉप ऑफ एनी अदर प्रोफेशन। ठीक है, यानी सिंगिंग में सब लोग परेशान हो गए हैं कि डॉक्टर फराह आ गई। तो हाँ, और मुझे लोगों ने बहुत कहा कि भाई डॉक्टर फराह आप यू नो किसी की रोजी रोटी म्यूजिक से होती है। अच्छा, अब मैं बाय बर्थ आई बीन सिंगिंग, मतलब ये कोई मैंने कल्टिवेट नहीं किया टैलेंट, बहुत इनबॉर्न टैलेंट था। इनबॉर्न टैलेंट था, इट वाज अ गिफ्ट, आई थिंक अल्लाह ताला का गिफ्ट था ये मुझे। और मैं ये समझती हूँ कि मुझ में पोटेंशियल है, तो मैं आई हूँ, वरना मैं मतलब किसी पर्ची के साथ तो मैं नहीं तो अपने सिंगर नहीं आ सकता। नहीं, बिल्कुल आते हैं, इतने सिंगर्स क्यों, ऐसे ही है ना, सिंगर्स कितने आते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, चाय पसंद है आपको? चाय पीती हैं? बिल्कुल, टपाल की पीती हूँ मैं। टपाल, आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मेरे घर में टपाल आती है। सबसे ज्यादा पी जाने वाली चाय जो है ना, वो टपाल। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छी चाय। खाली सिर्फ हमारी मुल्क में नहीं, बल्कि बाहर से भी जो लोग आते हैं पाकिस्तान, बैरून मुल्क से, वो भी पाकिस्तान आने के बाद टपाल का इंतखाब करते हैं। अच्छा, बहरहाल मैडम, थोड़ी गाने की बातें हो रही है, तो क्यों ना इस ट्रांसमिशन को थोड़ा सा बिल्कुल लाइवली बना के सुन लिया जाए। डॉक्टर फराह कहते कि कोई सैड गाना ना गाए ईद पर।
नहीं आप ट्राई करते हैं, चले। कोई एक लाइट सा तैयारी ऐसा तो नहीं गाना थी गाएं। मेरी, लेकिन जी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हरा, तेरा हम है तो हमें दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, मेरी बाहों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगाह हो जाए, तू ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। बहुत जबरदस्त, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा गाया आपने। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कोई नहीं जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ईद नशरियात, ईद ईसार। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ये ईद मुबारक की खुसूसी नशरियात ईद ईसार, जिसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरा ईसा और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा। जी नुसरत वाहिद साहिबा, आपने आवाज़ सुनी डॉक्टर फरा की, मौसीकी से कोई लगाव रखती हैं आप? मुझे गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, और पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। मैडम नूरजहां, रफ़ी, हमारे मेहंदी हसन। और आजकल के सिंगर्स के बारे में क्या ख्याल है? शबनम मजीद हैं, हुमैरा अरशद हैं, फरिया परवेज हैं, हदीका कियानी, इन लोगों को भी सुनने का मौका मिलता है? हदीका कियानी हदीका कियानी इसको। अच्छा, बाकी तो एक एक गाने पे मेरे ख्याल में बस चलती हैं वो। सबका जो करियर है वो एक गाना है, उसी को बार बार हाँ रिपीट हो रहा होता है। अच्छा, आपको कभी गाने का शौक नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये जिससे पूछो गाने, मैं आपसे गाने के लिए नहीं कह रहा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए बाथरूम सिंगर तो हर शख्स पता नहीं है, बुलंद का बोल देंगे गाने के लिए। और क्या, नहीं मैं एक्चुअली गाने में नहीं। किसी भी सियासतदान से अगर पूछ लिया जाए वो गाना भी गाता हो ना, उससे पूछने का आपको गाने का शौक है?
वो फौरन कॉन्शियस हो गया था, नहीं मुझे और वाकई सिंगर कहता है कि उसका गला खराब है आज। कोरोना वायरस के साथ। तो आपकी पार्टी में तो काफी सिंगर्स भी हैं, अपना सलमान अहमद, अच्छा इब्रारुल हक, सिंगर है ना वो तो बेसिकली सिंगर फेमस पहले से सिंगर्स हैं। पॉलिटिक्स कर सकते थे, पॉलिटिक्स गाना क्यों नहीं गा सकते? गा सकते होंगे लेकिन अब मैं इस उम्र में तो नहीं गा सकती, बचपन से गाया होता तो गा लेती शायद। अच्छा, अब ईद के बाद क्या हुकूमत का प्लान है, किस तरीके से हाउसिंग स्कीम्स या लोगों की जो देख रहे हैं, देखिए परेशानी में तो लोग हैं, ईद का त्यौहार अपनी जगह, लेकिन कोरोना की वजह से जो परेशानियां हैं वो अपनी जगह भी चल रही हैं। बिल्कुल, किस तरीके से लोगों को बाहर निकालेंगे इस चीज से? देखिए सबसे पहले तो हमारा जो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन की सनत को जो खोला है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि 12 सनतें हैं बल्कि मोस्ट प्रॉब्ली 120 या 125 सनतें ऐसी हैं जो एक्टिव हो जाएंगी, और जाहिर है जब वो एक्टिव होंगी तो मज़दूरों को मजदूरी मिलेगी और रोज़गार के मौके ज़्यादा होंगे। फिर कामयाब जवान प्रोग्राम है, फिर आपको पता है एहसास प्रोग्राम के हिसाब से जितना पैसा दिया गया है इससे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने का प्लान है। और अब हालात कोरोना से थोड़ी सी जान छूट जाए तो वो तमाम चीज़ें उनको प्रैक्टिकल शेप में लाया जाएगा और करने की कोशिश की जाएगी। जी इंशाल्लाह, मतलब विद इन ईयर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान के हालात अब बेहतर की तरफ जा रहे हैं। कोई मैसेज जो आप देना चाहें? देखिए मैसेज मैं ईद के हिसाब से दूंगी। ये ईद जो है ये नॉर्मल ईद नहीं है, ये ईसार की ईद है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बकरी कुर्बानी के अलावा वो बाप बेटे की गुफ्तगू है जिसको हम लोग भूल जाते हैं और बकरों के पीछे बढ़ जाते हैं। कि वो बाप कह रहा है बच्चे को कि मुझे ये ख्वाब आया, और बच्चा इस कदर, मतलब आज की दुनिया में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कहेगा कि आप मुझे कुर्बान कर दें, अगर आपको ख्वाब आया तो आप मुझे कुर्बान कर दें। यानी उसका बिलीव इतना ज़्यादा है अपने बाप के ऊपर कि वो जो बात कह रहे हैं वो 100% ट्रू होगी, और अल्लाह को उनकी कुर्बानी चाहिए, और वो लेट जाते हैं और उस छुरी उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध के, वो ज़ाहिर है औलाद को कुर्बान करना कौन सा आसान काम है, तो वो पट्टी बांध के जब कुर्बान करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है वो बेटे की जगह बकरा है। तो ये वो मैसेज है जो इस ईद का है कि आप अपनी अजीज तरीन चीज कुर्बान करें। एक तरफ बाप कुर्बान कर रहा है, दूसरे बेटा जो है वो इतना फरमाबरदार है कि अल्लाह की रजा और बाप की बिल्कुल खुशनुदी की खातिर जो है वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बहुत बड़ा मैसेज है अगर हम समझें। आज के ज़माने में आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि बेटा जो है वो किस तरह माँ को मार रहा था, या इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं। कुछ पैसों के लिए बाप को मार दिया, माँ को मार दिया, या बाप ने बेटे को मार दिया। तो ये वाली चीज़ें सिर्फ मटेरियलिस्टिक माहौल में परवान चढ़ती हैं। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से, जिस तरह मैंने एक बिल पेश किया हुआ है असेंबली में कि सूरह नूर और सूरह निसा को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाए 9, 10, 11 के, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है। इस एज में अगर उन बच्चों को पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, तो यकीन कीजिए कि वो गलती की तरफ से हट जाएंगी। क्योंकि हम में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं, ये सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा जब उनको शुरू से समझाया जाएगा या बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा तो आप यकीन करें हमारा माशरा ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, आप तशरीफ लाई। डॉक्टर फराह, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस ईद के मौके पे, आज की ट्रांसमिशन के? ट्रांसमिशन के हवाले से ये कि आई थिंक ईद पे जो है वो ज़रूर अपनी लोगों से जो मिलना है, मिलाना है, वो सारी एक्टिविटीज़ थोड़ी महदूद रखें। स्पेशली ये क्योंकि देखिए इतना बड़ा हम लोग अभी बड़े मुश्किल दौर से निकले हैं, बहुत फाइनेंशियली हर एक ही, और मेडिकली भी आई थिंक बहुत टफ टाइम सबने देखा, घर में लोग रहे, और आई थिंक इस टाइम से वैल्यू जो फैमिली की थी वो बहुत आई थिंक उभरी है। क्योंकि जितना आप लोगों ने क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, आई थिंक वो शायद हमें कभी शायद मौका नहीं मिलता। घर का जो मजा है ना वो फील करने का मौका मिला है कोरोना की वजह से, जो शायद लोग बहुत सारी चीजें भूलते जा रहे थे, वैल्यूज को भूलते जा रहे थे। वैल्यूज, कैरम बोर्ड निकल रहे हैं, वो साथ जो है तो इसको कंटिन्यू करें, जारी सारी रखें। सब जिंदगी के मामूल में सब बिजी तो रहते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि जो फैमिली यूनिट्स हैं वो स्ट्रांग रहें और अपनी हेल्थ को सबसे नंबर 1 रखें। सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखे वो हेल्थ रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह, आप तशरीफ लाएं। अब चूंकि हमारा ये सेगमेंट जो है इख्तिताम के करीब है, अखलाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
तो बस आपके इस गाने के ऊपर जो है ना हम अपनी यानी ये जो सेगमेंट है इसका इख्तिताम करेंगे। हेलो, देखो ये कौन आ गया, बनके नशा छा गया, सोई बहारों सोए नजारों, उनके ख्यालों में खोए नजारों, देखो ये कौन आ गया है, रूठे हुए को मनाओ, उनको मना कर लाओ, मेरा सनम आ गया, कोई तो नाम लीजिए किसी कसूर का, बिगड़ गया मिजाज क्यों मेरे हुजूर का, वो हमसे दूर दूर है, वो हमसे दूर दूर है, पता है हमसे चूर है, आओ बहारो आओ, रूठे हुए को मनाओ, उनको मना कर लाओ, मेरा सनम आ गया, देखो ये कौन आ गया, देखो ये कौन आ गया। बहुत शुक्रिया इखलाक साहब, डॉक्टर फराह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नुसरत भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमारा ये सेगमेंट मेरे साथ जो इख्तिताम पर पहुंचता है, हमारी ट्रांसमिशन जारी है, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात ईद-ए-इसार।